इस प्रिमिटिव एला में ऐसे एडवांस्ड और पावरफुल कबीले का होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मैंने तुरंत मू होंग को ऑर्डर दिया कि इन दोनों को खींचकर अंदर ले जाओ और मजबूती से बांधकर बंद कर दो। चीफ यू मेरे पास आई और उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। उसने घबराते हुए पूछा कि लू याओ, अब हम क्या करेंगे? उसने कहा कि अगर वो स्काउट्स वापस नहीं गए तो उनकी ट्राइब उन्हें ढूंढते हुए डेफिनेटली हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। चीफ यू की टेंशन बिल्कुल वैलिड थी। मू होंग ने कहा कि अगर वो लोग सच में विशाल मैमथ्स पर बैठकर लड़ाई करते हैं तो हमारी ये लकड़ी की दीवार उनके सामने कागज की तरह टूट जाएगी। मैंने उन दोनों को शांत किया और कहा कि भले ही उनके पास मैमथ्स हों, पर मेरे पास मेरा सेबर टूथ टाइगर है और मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिर्फ एक टाइगर था। अगर मुझे उस मैमथ ट्राइब को पूरी तरह से हराना था तो मुझे अपनी आर्मी के लिए माउंट्स चाहिए थे। तभी मेरी नजर दूर जंगल के किनारे घास चरते हुए कुछ जानवरों पर गई। वो जानवर देखने में बिल्कुल वाइल्ड हॉर्सेस जैसे लग रहे थे, पर उनके शरीर पर टाइगर जैसी स्ट्राइप्स बनी हुई थी। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई बॉस। मुझे मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिल गया था। मैंने उन दोनों को इशारा करते हुए कहा कि हमें मैमथ से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है स्पीड। अगर हमारे वॉरियर्स इन वाइल्ड हॉर्सेस पर बैठकर लड़ना सीख जाएं तो हम स्पीड में उन भारी भरकम मैमथ्स को इजीली बीट कर देंगे। हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री गवाह है कि घोड़े हमेशा से इंसानों के सबसे बेहतरीन और लॉयल साथी रहे हैं। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दिया कि उन सभी वाइल्ड हॉर्सेस को कैप्चर करके बस्ती में लाया जाए और आज से ही हमारे सारे आदमी हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उस तरफ मैमथ ट्राइब के बेस में एक बहुत ही विशाल और खूंखार दिखने वाला आदमी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर भी वही लाल पेंट था। वो उनका लीडर था। उसके आदमियों ने उसे आकर रिपोर्ट दी कि उनके 2 स्काउट्स मिसिंग हैं और वापस नहीं आए हैं। उस लीडर ने गुस्से में ऑर्डर दिया कि एक मैमथ तैयार करो और जाकर पता लगाओ कि आखिर उन दोनों स्काउट्स के साथ क्या हुआ है। इधर हमारी बस्ती में मैंने सारे फिजिकली स्ट्रांग आदमियों को एक एक वाइल्ड हॉर्स दे दिया था, पर राइडिंग सीखना इतना ईजी नहीं था। वो बेचारे प्रिमिटिव लोग बार बार घोड़ों से जमीन पर गिर रहे थे। मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी मैंने मू होंग से पूछा कि तुम्हारी आर्चरी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मू होंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि बॉस, प्रॉब्लम आर्चरी की नहीं है। वो जब भी तीर चलाने के लिए बो स्ट्रिंग को पूरी ताकत से खींचता है तो उसकी रॉ स्ट्रेंथ की वजह से पूरी की पूरी लकड़ी की बो ही बीच से टूट जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा इशू था। मैंने मू होंग को अपने साथ चलने को कहा। हम बस्ती के उस हिस्से में गए जहां शिकार किए हुए जानवरों का गोश्त रखा जाता था। मैंने वहां से एक मरे हुए जानवर की लंबी सी मोटी नस को उठाया। मैंने मू होंग को एक्सप्लेन किया कि हम जो बोझ जंगली बेलों से बना रहे थे उनकी टेंशन और स्ट्रेंथ बहुत कम थी, पर अगर हम इन जानवरों की मजबूत नसों का इस्तेमाल करके बो स्ट्रिंग बनाएं तो वो इजीली किसी भी स्ट्रांग वॉरियर की ताकत को बर्दाश्त कर लेगी और कभी नहीं टूटेगी। मैंने मू होंग को तुरंत बस्ती की कुछ औरतों को बुलाने को कहा जो हाथ के काम में एक्सपर्ट थी, क्योंकि उनका अगला काम था स्ट्रांग बो बनाना। तभी बस्ती के बाहर से शुए क्यू चीखता हुआ भाग कर आया। उसने हाफते हुए कहा कि बॉस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैमथ ट्राइब के लोग हमारी बस्ती की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ सच में एक बहुत बड़ा मैमथ है। मैं तो लिटरली इसी मौके का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने नए अपग्रेडेड बोस का लाइव टेस्ट कर सकूं। मैंने तुरंत अपनी बो उठाई और अपने आदमियों के साथ बस्ती के बाहर उस खुले मैदान में पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर सच में किसी के भी पसीने छूट जाते। एक बहुत ही विशाल और डरावना मैमथ जमीन को हिलाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके ऊपर मैमथ ट्राइब के कुछ वॉरियर्स बैठे हुए थे। उन दुश्मनों ने हमें देखते ही चिल्लाकर पूछा कि क्या हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनके स्काउट्स को मारा है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर कहा कि हाँ, वो हमने ही किया है और अब हम तुम बेवकूफों को भी यही मिट्टी में मिलाने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर वो दुश्मन गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और वो अपने उस जायंट मैमथ से हम सबको कुचल कर रख देंगे। वो मैमथ सच में किसी चलते फिरते पहाड़ जैसा लग रहा था। जब वो हमारी तरफ दौड़ा तो जमीन इतनी जोर से कांप रही थी कि मेरे आदमियों के चेहरे पर खौफ आ गया था। एक आदमी ने डर कर कहा कि बॉस, ये जानवर बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे रोकेंगे? मैंने एक काम स्माइल के साथ कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैंने अपनी नई अपग्रेडेड बो को उठाया और उस पर एक तीर चढ़ाया। मेरे बाकी आदमियों ने भी अपनी बोझ तैयार कर ली। मैंने सिस्टम इंटरफेस में चेक किया तो मेरी एजिलिटी और स्ट्रेंथ पूरी तरह से बफ्ड थी। जैसे ही वो मैमथ हमारी रेंज में आया, मैंने जोर से ऑर्डर दिया और हम सब ने एक साथ अपने तीरों की बारिश कर दी। वो तीर इतनी ज्यादा इंसेन स्पीड और डेडली फोर्स के साथ निकले कि उन्होंने हवा को चीरते हुए सीधा उस मैमथ के शरीर और उसकी आंखों में गहराई तक एंट्री कर ली। वो विशाल जानवर दर्द से भयंकर आवाज में चिंघाड़ा और अगले ही पल वो पहाड़ जैसा मैमथ एक बहुत बड़े धमाके के साथ जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसके ऊपर बैठे दुश्मन भी बुरी तरह से कुचले गए। ये सीन देखकर मेरे आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरे नए बोझ की पावर का अल्टीमेट प्रूफ था। तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम का ग्लोइंग पैनल फ्लैश हुआ। सिस्टम ने मुझे एक शानदार नोटिफिकेशन दिया कि मैंने सक्सेसफुली एक अपग्रेडेड बो का यूज करके एक मैमथ को हंट किया है और इस अचीवमेंट के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का मैसिव रिवॉर्ड
दिया। मैं अंदर से खुशी के मारे उछल रहा था। ये तो बस एक ट्रेलर था। मुझे पता था कि अगली बार मैमथ ट्राइब पूरी आर्मी के साथ आएगी और तब लड़ाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगी। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस मरे हुए मैमथ का गोश्त और उसकी नुकीली भारी हड्डियां निकालकर बस्ती में ले चलो। ये हड्डियां हमारे वेपन्स को और भी ज्यादा डेडली बनाने के काम आएंगी। प्रॉब्लम ये थी कि मैमथ का गोश्त इतना ज्यादा भारी और ह्यूज था कि उसे उठाकर ले जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मेरे आदमी परेशान थे कि इसे कैसे कैरी करें। मेरे मॉडर्न दिमाग ने तुरंत इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने अपने आदमियों से कुछ लकड़ियां कटवाईं और सिस्टम की क्राफ्टिंग नॉलेज का यूज करके मैंने उस प्रिमिटिव दुनिया की सबसे पहली सिंपल वुडन कार्ट बना दिया। जैसे ही वो कार्ट तैयार हुई, सिस्टम ने फिर से फ्लैश होकर मुझे एक नई इन्वेंशन के लिए 5 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए। मैं तो लिटरली पॉइंट्स की बारिश में नहा रहा था। जब हम वो भारी मेहमत का गोश्त कार्ट पर रखकर बस्ती में लाए तो सारे लोग खुशी से पागल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके लिए एक मेहमत को मारकर खाना किसी बहुत बड़े चमत्कार और फख्र की बात थी। रात को बस्ती के बीच में एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और वो सारा गोश्त भुनने के लिए रख दिया गया। सब लोग उस गोश्त पर टूट पड़ना चाहते थे, पर मैंने उन्हें लाउड आवाज में रुकने को कहा। मैंने डिक्लेयर किया कि ये मेहमत का गोश्त कोई नॉर्मल खाना नहीं है। ये सिर्फ उन असली बहादुर वॉरियर्स को मिलेगा जिन्होंने खुद को साबित किया है। मू होंग ने हैरानी से पूछा कि बॉस, आपके हिसाब से असली वॉरियर कौन है? मैंने कहा कि आज सिर्फ वो लोग ये गोश्त खाएंगे जिन्होंने हॉर्स राइडिंग को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। मेरी ये बात सुनकर बस्ती के 8 फिजिकली स्ट्रांग और फिट आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए। उन्होंने कहा कि बॉस, हम घोड़ा चलाना सीख चुके हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और फास्ट लर्नर्स थे। मैंने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि आज से तुम 8 लोग मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब की एलीट स्काउट्स हो। घोड़ों की स्पीड के साथ अब तुम्हारी रेंज बहुत बढ़ गई है। मैंने उन 8 को 2-2 की टीम में डिवाइड किया और उन्हें मैप समझाते हुए ऑर्डर दिया कि कल सुबह होते ही तुम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों डायरेक्शंस में निकल जाओगे। तुम्हारा मिशन मैमथ ट्राइब के मेन बेस को ढूंढना है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बस उनकी लोकेशन और एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर सूरज ढलने से पहले वापस आना है। हमें एनिमी को पूरी तरह से स्टडी करना था ताकि हम अपना अल्टीमेट अटैक प्लान कर सकें। अगली सुबह वो स्काउट्स अपने मिशंस पर निकल गए। उधर मैमथ ट्राइब के बेस में उनका लीडर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उनका भेजा हुआ मैमथ और आदमी मारे जा चुके हैं। उसने पूरी अल्फा एनर्जी के साथ चिल्लाकर अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि कल सुबह हमारी पूरी फोर्स उस अनजान बस्ती पर अटैक करेगी और वहां के एक एक इंसान को बेदर्दी से काट कर रख देगी। उसका घमंड आसमान पर था। इधर मैं अपनी गुफा में बिना सोचे समझे दिन रात मेहनत कर रहा था। लकड़ियों को काटना, रस्सियों को बांधना और वेट बैलेंस करना। पूरे एक दिन और एक रात की एक्सट्रीम मेहनत के बाद फाइनली मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने आखिरी रस्सी बांधी, सिस्टम का इंटरफेस एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन रोशनी के साथ फ्लैश हुआ। सिस्टम ने मुझे एक एपिक नोटिफिकेशन दिया। मैंने सक्सेसफुली एक हेवी सीज वेपन बना लिया था जिसका नाम था कैटापुल्ट। और सबसे क्रेजी बात ये थी कि इस मैसिव इन्वेंशन के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का गॉड टियर रिवॉर्ड दिया था। ये सच में अनबिलीवेबल था। मैं बाहर आया तो देखा कि बस्ती में पैनिक का माहौल था। मेरे स्काउट्स वापस आ चुके थे। उन्होंने घबराते हुए मुझे बताया कि मैमथ ट्राइब की पूरी आर्मी हमारे ऊपर हमला करने के लिए निकल चुकी है और वो लोग गिनती में 100 से भी ज्यादा हैं और उनके पास दर्जनों मैमथ्स हैं। चीफ यू और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनके हिसाब से 100 लोगों और इतने सारे मैमथ्स के सामने हमारी बस्ती बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि मेरे उस नए वेपन को बाहर मैदान में खींच कर लाओ। जब वो विशाल वुडन ट्रेबुशे बाहर आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लकड़ी का ढांचा क्या है। मैंने चीफ यू से कहा कि ये ट्रेबुशे हमारे दुश्मनों के मैमथ्स को दूर से ही कुचल कर रख देगा, पर मेरी नजर उन 8 स्काउट्स पर गई। मैंने नोटिस किया कि सूरज छुपने वाला था, पर ईस्ट डायरेक्शन में गए हुए 2 स्काउट्स अभी तक वापस नहीं आए थे। कुछ ही देर में वो दोनों भी बुरी हालत में भागते हुए वापस आ गए। उन्होंने आते ही मुझे माफी मांगते हुए कहा कि बॉस, हमें माफ कर दीजिए, हम लेट हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ईस्ट डायरेक्शन में मैमथ ट्राइब का बेस मिला। उन्होंने उदास होकर कहा कि नहीं बॉस, हमें कोई एनिमी बेस नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में आगे जाकर एक बहुत बड़ा दलदल है और उसके ठीक आगे एक बहुत ही गहरी खाई है। उन्होंने बताया कि उनके घोड़े उस दलदल की कीचड़ में बुरी तरह से फंस गए थे और उन्हें बाहर निकालने में उन्हें इतना टाइम लग गया। ये सुनकर मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ गई। उनके लिए ये एक यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी, पर मेरे मॉडर्न गेमर दिमाग के लिए ये दलदल और खाई की लोकेशन किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। मैंने एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ सबसे कहा कि ये दलदल हमारे लिए एक जैकपॉट है। अगर हमारे घोड़े उसमें फंस सकते हैं तो सोचो उन भारी भरकम मैमथ्स का उस कीचड़ में क्या हाल होगा। मैंने अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दिया कि रात भर आराम करो,
कल सुबह हम मैमथ ट्राइब का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद उन पर हमला करेंगे। अगली सुबह मैं अपने सेबर टूथ टाइगर पर और मेरी कैवलरी अपने वाइल्ड हॉर्सेस पर पूरी तरह से तैयार थी। चीफ यू मेरे साथ टाइगर पर बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी, पर मैंने उसे एश्योरेंस दिया कि जीत हमारी ही होगी। हम लोग उस ईस्ट डायरेक्शन वाले दलदल की तरफ बढ़े। मैंने अपने दो सबसे फास्ट घुड़सवारों को बुलाया और उन्हें अपना प्लान समझाया। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों आगे जाओगे और मैमथ ट्राइब की आर्मी को ढूंढोगे। जैसे ही वो तुम्हें देखें, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें चिढ़ाते हुए भागना है और उन्हें सीधा इस दलदल की तरफ अट्रैक्ट करके लाना है। वो दोनों तुरंत अपने मिशन पर निकल गए। कुछ ही देर में जंगल के उस पार से हमें मैमथ ट्राइब की आर्मी आती हुई दिखाई दी। उनका लीडर सबसे आगे एक बहुत बड़े मैमथ पर बैठा था। मेरे दोनों स्काउट्स उनके आगे आगे अपने घोड़ों पर भाग रहे थे। मैमथ ट्राइब का लीडर हमारे घोड़ों की स्पीड देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा कि ये जानवर भले ही फास्ट हैं, पर इनके पास हमारे मैमथ जैसी पावर नहीं है, इसलिए इन्हें लगातार चेस करो। वो बेवकूफ अपने घमंड में अंधे होकर सीधा मेरे बिछाए हुए जाल की तरफ आ रहे। मेरे दोनों स्काउट्स तेजी से उस दलदल वाले एरिया को पार करके सेफ जगह पर आ गए, पर मैमथ ट्राइब की भारी भरकम आर्मी जैसे ही उस दलदल वाले इलाके में घुसी, उनके जाइंट मैमथ्स के पैर उस गहरी कीचड़ में धंसने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे मैमथ्स बुरी तरह से उस दलदल में फंसकर इमोबिलाइज हो गए। वो जितना हिलने की कोशिश करते, वो उतना ही अंदर धंसते जाते। मैमथ ट्राइब का लीडर पूरी तरह से शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये कोई जादू है। तभी मैं अपने टाइगर पर बैठकर एक ऊंचे पहाड़ पर सामने आया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि ट्रेब्यूशे को फायर करो। मेरे आदमियों ने उस जाइंट कैटapult की रस्सी काट दी और एक बहुत ही विशाल और भारी पत्थर हवा में उड़ता हुआ सीधा मैमथ ट्राइब की आर्मी के बीच में जाकर गिरा। उस पत्थर के इम्पैक्ट से वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कई दुश्मन वहीं कुचले गए। मैमथ ट्राइब का लीडर ये तबाही देखकर लिटरली सदमे में चला गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आसमान से पत्थर कैसे गिर रहे हैं। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कैवलरी को ऑर्डर दिया कि दुश्मनों को पीछे से घेर लो। हमारे वॉरियर्स ने अपने अपग्रेडेड बोट से दलदल में फंसे हुए दुश्मनों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। एनिमी आर्मी पूरी तरह से हेल्पलेस थी। उनका लीडर गुस्से में पागल होकर मेरे सामने आया और उसने मुझे चैलेंज किया। उसने कहा कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं उससे 1-on-1 फाइट करूं। वो सच में एक बहुत बड़ा और मस्कुलर मॉन्स्टर था। मैंने अपने टाइगर से छलांग लगाई और सीधा उसके सामने लैंड किया। मैंने सिस्टम ओपन किया और अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को पूरी तरह से मैक्स आउट कर दिया। मैंने अपनी उस स्पेशल बोन आर्मर को पहना हुआ था जो मैंने हॉर्न्ड ड्रैगन की प्लेट से बनाई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने भारी हथियार से मुझ पर हमला किया, पर मेरी स्पीड इतनी ज्यादा इंसेन थी कि मैं इजीली उसके वार से बच गया। मैंने अपनी पूरी एनहांस्ड स्ट्रेंथ के साथ उसके चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा उस कीचड़ में जा गिरा। एक ही मुक्के में हारते देखकर मैमथ ट्राइब के बचे हुए आदमियों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमारी विक्ट्री एब्सोल्यूट और कंप्लीट थी। हम लोग जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक उस दलदल से एक बहुत ही अजीब सी और गंदी स्मेल आने लगी। वहां का पानी उबलने लगा और हवा में एक पर्पल रंग का धुआं सा फैलने लगा। मैमथ ट्राइब के जो कैदी उस दलदल के पास जमीन पर बैठे थे, वो अचानक से खांसने लगे। उनके मुंह से खून निकलने लगा और वो तड़प कर जमीन पर गिरने लगे। चीफ यू ने घबराकर बताया कि ये जहरीली गैस है जो इस दलदल से निकल रही है। उसने कहा कि हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। पर मैं उन कैदियों को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। मुझे अपनी आर्मी को एक्सपैंड करने के लिए इन स्ट्रॉन्ग आदमियों की बहुत जरूरत थी। मैंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपना फोकस उन मरते हुए कैदियों पर किया। मैंने तुरंत अपने दिमाग में हीलिंग स्पेल एक्टिवेट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुई कि मेरा हीलिंग स्पेल लेवल 1 अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है। मेरे दोनों हाथों से एक बहुत ही इंटेंस और ब्राइट हरे रंग की मैजिकल एनर्जी निकली और एक वेव की तरह उन सभी तड़पते हुए कैदियों के शरीर के अंदर चली गई। मैजिक का असर इंस्टेंटली हुआ। उनका खांसना बंद हो गया, उनके घाव भर गए और वो जहर के असर से पूरी तरह से बाहर आ गए। वो कैदी इस जादुई पावर को देखकर लिटरली मेरे आगे सजदे में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान हूं और आज से उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी गुलामी में गुजरेगी। मैंने एक ही झटके में दुश्मनों को अपने सबसे लॉयल फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर लिया था। पर चीफ यू अभी भी परेशान थी। उसने मेरे पास आकर कहा कि लू याओ, तुमने इन सबको बचा तो लिया है, पर अब हमारी बस्ती की पॉपुलेशन एकदम से डबल हो गई है। उसने टेंशन में कहा कि हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम सैकड़ों लोगों का पेट रोज भर सके। शिकार भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा सर्वाइवल क्राइसिस था। मैंने उस गहरी क्लिफ की तरफ देखा जिसके बारे में मेरे स्काउट्स ने बताया था और मुझे हमारा नया फूड सोर्स दिख गया। पर उस चौड़ी और गहरी खाई को पार करना किसी भी प्रिमिटिव इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। मैंने चीफ यू की तरफ देखकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि मेरे पास इसका भी एक परफेक्ट सोल्यूशन है। मैंने तुरंत जमीन पर एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया। मैंने अपने आदमियों को मजबूत जंगली बेली और लकड़ियां काटने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी पूरी वर्कफोर्स को इस मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में लगा दिया।
कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वो शानदार लकड़ी और बेलों का पुल उस गहरी खाई के ऊपर तैयार हो गया। चीफ यू और बाकी सब लोग उस पुल को देखकर पूरी तरह से शॉक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम हवा में चलकर उस खाई को पार कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रीन एक बार फिर गोल्डन रोशनी के साथ फ्लैश हुई। सिस्टम ने मुझे सक्सेसफुली वुडन ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने पर पूरे 20 स्टैट्स पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया। हम सब ने सावधानी से वो ब्रिज पार किया और खाई के उस पार वाले नए इलाके में एंटर हुए। वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। वहां एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जो पूरी तरह से सुनहरे रंग के पौधों से भरा हुआ था। मैंने पास जाकर उन पौधों को ध्यान से देखा और सिस्टम से स्कैन किया। सिस्टम ने तुरंत फ्लैश होकर बताया कि ये धान की फसल थी। ये एक हाई यील्डिंग क्रॉप थी जो सिर्फ 30 दिन में पूरी तरह से बड़ी हो जाती थी। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह थी कि इस फसल को डिस्कवर करते ही सिस्टम ने मुझे फार्मिंग स्किल लेवल 1 का रिवॉर्ड दे दिया। चीफ यू ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा कि ये खाना है। मैंने चीफ यू मू होंग की तरफ देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा कि अब हमें खाने के लिए सिर्फ शिकार पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस गोल्डन राइस की फार्मिंग करके हम अपनी बस्ती के हजारों लोगों का पेट आराम से भर सकते हैं। हम लोग उस फसल को देखकर खुश हो ही रहे थे कि मेरी नजर पास के एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर कुछ अजीब से नीले रंग के ग्लोइंग फल लगे हुए थे जिन पर इलेक्ट्रिसिटी जैसी व्हाइट लाइंस बनी हुई थी। मैंने उसे स्कैन किया तो सिस्टम ने बताया कि ये प्यूरिफिकेशन फ्रूट है। इसका जूस किसी भी तरह के खतरनाक जहर को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर सकता था। ये लिटरली एक मैजिकल आइटम थी। मैंने जल्दी से वो फल तोड़कर अपने पास रख लिए। तभी अचानक पास की झाड़ियों से किसी के जोर जोर से रोने और मदद मांगने की आवाजें आने लगीं। हम सब तुरंत उस तरफ भागे। वहां एक बहुत ही अजीब सा सीन था। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा बुरी तरह से रो रहा था। उसके पास ही एक औरत और एक छोटा बच्चा बेहोश पड़े थे और उनके शरीर नीले पड़ चुके थे। उस बूढ़े आदमी ने हमें देखते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो किसी अनजान कबीले से है और उसकी पत्नी और बेटे को एक बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया है। उसने रोते हुए कहा कि उनका जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब वो दोनों बचने वाले नहीं हैं। मैंने पूरे अल्फा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर कहा कि किसने कहा कि तुम्हारी पत्नी और बेटा मरने वाले हैं? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा कि क्या सच में उन्हें बचाया जा सकता है? मैंने कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन मेरे पास ना हो। मैंने मू होंग को ऑर्डर दिया कि जल्दी से एक मिट्टी का बर्तन लेकर आओ। मैंने उस नीले फल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और निचोड़ दिया। मैंने उस बर्तन को उठाया और उस बूढ़े आदमी के बेहोश पड़े हुए बेटे और उसकी पत्नी के मुंह में वो नीला जूस धीरे धीरे डाल दिया। जैसे ही वो मैजिकल जूस उन दोनों के गले से नीचे उतरा, उनके चेहरे और नसों का वो डरावना नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगा और उनकी स्किन का नॉर्मल कलर वापस आने लगा। उन दोनों की सांसें नॉर्मल होने लगीं और उन दोनों ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। जहर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चिल्लाया कि जिंदा हो गए, सच में जिंदा हो गए। उसने कहा कि इस खतरनाक जहरीले सांप के काटने के बाद तो मौत पक्की होती है, पर मैंने उन्हें बचा लिया। उसने रोते हुए मुझे एक सच्चा प्रॉफिट और मसीहा मान लिया और मेरे आगे घुटनों पर गिर गया। मैंने एक बहुत ही काम टोन में सोचा कि ये प्यूरिफिकेशन फ्रूट सच में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड आइटम है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये फल इतने खतरनाक सांप के जहर को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो जो जहरीली गैस वाला दलदल था उसके शिकार हुए लोगों को भी इस फल से ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर वो है कौन। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर मुझे बताया कि वो स्नो पाइन ट्राइब का चीफ है। उसका नाम सॉन्ग है। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर वो एक चीफ है तो उसकी ट्राइब के लोग इतने ज्यादा कुपोषण के शिकार और कमजोर क्यों लग रहे हैं? चीफ सॉन्ग ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उसने रोते हुए मुझे बताया कि सर्दियों का मौसम बहुत ही ज्यादा बेरहम था। इस पूरी जमीन पर जानवरों का नामो निशान मिट गया था और उनके पास शिकार करने या खाना ढूंढने का कोई तरीका नहीं बचा था। उसके कबीले के लोग महीनों से भूखे थे और अब वो सब धीरे धीरे भूख से तड़प कर मर रहे थे। चीफ सॉन्ग की बातें सुनकर मुझे चीफ यू ने बताया कि अगर मैंने उस वक्त आग और मछलियां नहीं खोजी होती तो शायद मेरी ट्राइब का भी यही हाल होता। मैंने मन ही मन सोचा कि इस प्रिमिटिव एरा में बिना किसी सॉलिड सर्वाइवल स्किल के जिंदा रहना लिटरली इम्पॉसिबल था। चीफ सॉन्ग ने मेरे आगे अपने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्रॉफिट सर, क्या आप मेरी ट्राइब को थोड़ा सा खाना देकर हमारी मदद कर सकते हैं? उसने कहा कि वो अपने लोगों को ऐसे तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा और वो शर्त यह है कि तुम्हें अपनी पूरी स्नो पाइन ट्राइब के साथ मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब को ज्वाइन करना होगा। मेरी ये बात सुनकर चीफ सॉन्ग पूरी तरह से हैरान रह गया। इस प्रिमिटिव दुनिया का रूल था कि कोई भी लीडर मरने से पहले हार नहीं मानता था, पर चीफ सॉन्ग
एक हारा हुआ और थका हुआ इंसान था। उसने भरे हुए गले से कहा कि मैं ऑलरेडी एक बहुत ही फेलियर चीफ हूं और आपने मेरे परिवार की जान बचाई है। उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि वो और उसकी पूरी ट्राइब मेरी गुलामी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हारे भूखे लोगों को मरने नहीं दूंगा। चीफ यू मेरे पास आई और उसने बहुत ही टेंशन में मुझसे पूछा कि लू याओ, हम इन सबके लिए अचानक से इतना सारा खाना कहाँ से लाएंगे। मैंने उसे एक मिस्टीरियस लुक दिया और कहा कि खाना तो हमारे बिल्कुल सामने है। मैं उस गोल्डन राइस के खेत की तरफ मुड़ा। चीफ यू पूरी तरह से कंफ्यूज थी। मैंने उसे और बाकी लोगों को समझाया कि इस फसल को अगर हम सही तरीके से उगाएं तो हमें शिकार पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीफ सॉन्ग ने निराश होकर कहा कि प्रॉफिट सर, जब तक ये फसल बड़ी होगी तब तक मेरे लोग भूख से मर चुके होंगे। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस गोल्डन राइस के सारे बीज निकालकर जमीन में बो दो। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही बीज मिट्टी में गए, मैंने अपना सिस्टम ओपन किया और अपना फार्मिंग स्किल लेवल 1 एक्टिवेट कर दिया। मेरे हाथों से एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन रंग की मैजिकल एनर्जी निकली और सीधा उस मिट्टी के अंदर चली गई। और अगले ही सेकंड जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बीज मैजिकली उसी वक्त अंकुरित हुए और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक पूरी की पूरी पकी हुई गोल्डन राइस की फसल खड़ी हो गई। वो सुनहरे रंग की फसल हवा में लहरा रही थी। चीफ सॉन्ग और उसके लोग तो खुशी और सदमे के मारे रोने लगे। उनके लिए ये लिटरली भगवान का किया हुआ कोई चमत्कार था। मैंने तब सोचा कि जब हम अपने मेन बेस पर वापस जाएंगे तो हम बहुत सारे खेती के टूल्स बनाएंगे और इस फार्मिंग तकनीक को पूरी डहवांग ट्राइब में फैला देंगे। चीफ सॉन्ग मेरे पास आकर रोने लगा और उसने मुझे एक सच्चा देवता मान लिया जिसके पास ऐसी मैजिकल पावर थी। उसने पूरे दिल से अनाउंस कर दिया कि आज से पूरी स्नो पाइन ट्राइब सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड मानेगी और मेरे अंडर काम करेगी। मैंने कहा कि ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं हम यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे और इस जगह को अपने एम्पायर का एक नया हिस्सा बनाएंगे। ये नई जमीन काफी उपजाऊ थी और मेरे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने मैमथ ट्राइब को भी प्यूरिफिकेशन फ्रूट का इस्तेमाल करने दिया। वो मेरे शुक्रगुजार थे। तभी अचानक मेरी कानों में सिस्टम इंटरफेस का आवाज आया। सिस्टम ने मुझे एक बहुत ही एपिक नोटिफिकेशन दिया। मैंने सक्सेसफुली 2 नई ट्राइब्स यानी मैमथ ट्राइब और स्नो पाइन ट्राइब को अपने एम्पायर में मिला लिया था। इस मैसिव एक्सपेंशन के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा रूलर ऑफ द लैंड स्किल जो लेवल 1 पर था वो अब सीधा अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच गया था। सिस्टम ने बताया कि अब मेरी टेरिटरी के अंदर मौजूद मेरी आर्मी के हर एक इंसान की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में ऑटोमेटिकली +10 स्टैट्स पॉइंट्स का मैसिव बफ ऐड हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल बफ नहीं था। +10 स्टैट्स पॉइंट्स का मतलब था कि मेरा हर एक ऑर्डिनरी वॉरियर अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। मेरी आर्मी अब प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो चुकी थी। मैं खुशी से अंदर ही अंदर झूम रहा था। चीफ यू ने मुझसे पूछा कि लू याओ, अब हमारा अगला प्लान क्या है। मैंने उस स्नो पाइन ट्राइब के इलाके को ध्यान से देखा। ये जगह बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी और इसे हम अपने एम्पायर के एक नए आउटपोस्ट की तरह यूज कर सकते थे। मैंने चीफ यू से कहा कि हम इस जगह को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। हमें यहाँ भी दुश्मनों और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक मजबूत लकड़ी की दीवार बनानी होगी। चीफ यू ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उन्हें अब तक दीवार बनाने का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था। हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। लकड़ियां काटी गईं और बहुत ही तेजी से उस स्नो पाइन ट्राइब के चारों तरफ भी एक अभेद्य किला खड़ा हो गया। अब वो जगह पूरी तरह से सेफ थी। चीफ यू ने कहा कि अब हमें अपनी मेन सेटलमेंट वापस चलना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज जमा कर लिए हैं। मैंने कहा कि हम सब वापस नहीं जाएंगे। अगर हमने इस जगह को खाली छोड़ दिया तो कोई और दुश्मन इस पर कब्जा कर लेगा। हमें यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर को छोड़ना होगा जो इस आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा और शू क्यू को आवाज लगाई। शू क्यू जो कभी मेरा दुश्मन था अब मेरा सबसे लॉयल और स्ट्रांग वॉरियर बन चुका था। मैंने उसे ऑर्डर दिया कि वो अपने साथ कुछ सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को लेकर यहीं रुकेगा और इस नए इलाके को डेवलप करेगा। मैंने उससे स्ट्रिक्टली कहा कि अगर यहाँ कोई भी खतरा आए तो वो तुरंत घोड़े पर एक मैसेंजर भेजकर मुझे अलर्ट करेगा। शू क्यू ने पूरे जोश और इज्जत के साथ अपना सिर झुकाया और मेरी कमांड को एक्सेप्ट कर ली। वो जानता था कि ये मेरे एम्पायर को एक्सपैंड करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। भले ही उसे मुझसे दूर रहना था पर वो मेरे मिशन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। इन सारे अरेंजमेंट्स के बाद मैं चीफ यू और अपनी बाकी आर्मी के साथ अपनी मेन सेटलमेंट वापस आ गया। वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। मैंने अपने आदमियों से खेत तैयार करवाए और वो सारे गोल्डन राइस के बीज और दूसरे मैजिकल पौधे वहां बो दिए। मैंने फिर से अपना फार्मिंग स्किल यूज किया और कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास इतना सारा अनाज आ गया कि हम उसे देखकर हैरान थे। एक आदमी ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि ये फसल तो इतनी ज्यादा है कि हम दिन में 5 बार भी खाएं तो भी ये खत्म नहीं होगी। पर मैं इस प्रिमिटिव दुनिया के खतरों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यहाँ कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर
या भयानक सर्दियां आ सकती थीं। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि खाने को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑर्डर दिया कि तुरंत एक बहुत बड़ा ग्रैनरी या अनाज गोदाम बनाया जाए और ये सारा एक्स्ट्रा अनाज वहां सेफ रखा जाए। हमें फ्यूचर के लिए पूरी तैयारी करनी थी। इसी बीच मू होंग मेरे पास भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी थी। उसने मुझे बताया कि हमने पिछले 1 महीने में आपके डिजाइन किए हुए ट्रेब्यूशेट्स को बनाने पर दिन रात काम किया है और अब हमारे पास बहुत सारे ट्रेब्यूशेट्स तैयार हो चुके हैं। ये सुनकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। अब हमारी बस्ती पर हमला करना किसी भी एनिमी के लिए लिटरली मौत को दावत देना था। चीफ यू भी बहुत खुश थी, पर उसने कहा कि हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अनजान है। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास मेरी आर्मी और वेपन्स हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बस्ती के बाहर से मेरे कुछ स्काउट्स बहुत ही तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए अंदर आए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि चीफ, हमने दूर पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा आयरन ओर का खदान ढूंढा है। आयरन ओर का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। इस प्रिमिटिव दुनिया में आयरन यानी लोहे का मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। अगर मैं लोहे के हथियार और आर्मर बना लूंगा तो मेरी आर्मी को इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। मैंने तुरंत उन स्काउट्स को मुझे वहां ले जाने का ऑर्डर दिया। चीफ यू भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब हम उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो वहां सच में बहुत सारा प्योर आयरन ओर मौजूद था। चीफ यू उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि लुयाओ, तुमने सच में हमारी किस्मत बदल दी है। पर तभी मेरे स्काउट्स ने मुझे अलर्ट किया कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उस खदान के पास कुछ अनजान लोग भी मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी इस लोहे पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने दूर से नोटिस किया कि वो लोग सच में किसी अनजान ट्राइब के मेंबर्स थे। चीफ यू ने टेंशन में आकर कहा कि लुयाओ, हमारे पास अभी सिर्फ 3 लोग हैं और वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा हैं। हमें वापस जाकर अपनी आर्मी लानी चाहिए। आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ही काफी है। पर तभी उन दुश्मनों के बीच से एक औरत बाहर आई। उसका पूरा गेटअप बहुत ही डरावना और मिस्टीरियस था। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर आंखों के ठीक नीचे नीले रंग की वर्टिकल लाइंस बनी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने सिर पर एक बहुत ही बड़ा और सींगों वाला किसी जानवर का कंकाल या स्कल पहना हुआ था। वो दिखने में किसी चुड़ैल या विच जैसी लग रही थी। उसने हमें देखकर बहुत ही घमंड से कहा कि तुम लोग कौन हो जो मेरी शैन नवी ट्राइब के खजाने पर नजर डाल रहे हो। उसने कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं अकेले ही तुम सबको खत्म करने के लिए काफी हूँ। मेरे स्काउट्स को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम जैसी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पर उस शैन नवी नाम की औरत के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने कहा कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान की भेजी हुई एक शैन नवी या गॉडेस हूँ और मेरे पास इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने की जादुई पावर है। उसने अपना वो सींगों वाला स्कल हमारी तरफ किया। अचानक उस स्कल की आंखों में से एक बहुत ही डार्क और पर्पल रंग की मैजिकल एनर्जी निकली। उस एनर्जी ने मेरे दोनों स्काउट्स और चीफ यू को इंस्टेंटली हिट किया। ये कोई मजाक नहीं था, वो मैजिकल एनर्जी सच में माइंड कंट्रोल का काम कर रही थी। मेरे स्काउट की आंखें एकदम से ब्लैंक हो गईं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से गायब हो गए। वो तीनों किसी ज़ॉम्बी की तरह उस शैन नवी औरत के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। चीफ यू और मेरे सबसे अच्छे स्काउट्स उस चुड़ैल के कंट्रोल में थे। वो शैन नवी औरत सच में एक बहुत बड़ा खतरा थी। मुझे समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, बल्कि वो साइकिक अटैक्स करती है। तभी बस्ती के गेट पर एक बहुत ही अजीब सी हलचल हुई। मैंने देखा कि श्यू ख्यू, जो स्नो पाइन आउटपोस्ट पर था, वो अपने घोड़े पर बुरी तरह से घायल हालत में बस्ती के अंदर आ रहा था। उसका घोड़ा हाँफ रहा था और शूचू के चेहरे पर बहुत ज्यादा पैनिक था। वो सीधा मेरे पास आया और उसने कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चीफ यू को एक बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया है और वो मरने वाली है। आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। उसकी ये बात सुनते ही बस्ती के बाकी लोग पैनिक करने लगे। मू होंग ने तुरंत मुझसे कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए, पर मेरा मॉडर्न गेमर दिमाग उस सिचुएशन को बहुत ही अलग तरीके से एनालाइज कर रहा था। मैंने शूचू की आंखों में देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रोबोटिक और अननेचुरल लग रहा था। वो हमेशा मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट करता था, पर इस वक्त उसकी आवाज में वो इमोशन नहीं था। मैंने तुरंत समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। मैंने मू होंग को एक इशारा किया। मू होंग मेरे इशारे को समझ गया। मैंने अचानक से शूचू को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने मू होंग से कहा कि जल्दी से वो नीला प्यूरिफिकेशन फ्रूट लेकर आओ। मू होंग भागकर वो फल ले आया। मैंने उस फल को निचोड़कर उसका जूस फोर्सफुली शूचू के मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो मैजिकल जूस उसके शरीर में गया, शूचू की आंखें जो पहले ब्लैंक थी वो अचानक से नॉर्मल हो गईं। उसने एक लंबी सांस ली और खांसते हुए उठा। उसने हैरानी से मुझे देखा और पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गया।
मैंने उससे सख्ती से पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि स्नो पाइन आउटपोस्ट पर क्या हुआ है। शूचू ने अपना सर पकड़ते हुए कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि एक बहुत ही अजीब सी औरत जिसके सर पर एक कंकाल था वो हमारे कैंप में आई थी और उसके बाद मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। ये सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। वो शन्नवी औरत ने चीफ यू को पकड़ने के बाद सीधा स्नो पाइन आउटपोस्ट पर हमला किया था और वहां मौजूद मेरे सारे आदमियों को अपने माइंड कंट्रोल से गुलाम बना लिया था। उसने शूचू को जानबूझकर मेरे पास भेजा था ताकि वो मुझे झूठ बोलकर किसी ट्रैप में फंसा सके। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, ये एक साइकिक वॉर थी। मुझे पता था कि अगर मुझे उस औरत को हराना है तो मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि मेंटल पावर की जरूरत है। मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। मेरे पास जितने भी फ्री स्टार्ट्स पॉइंट्स अवेलेबल थे मैंने बिना एक भी पॉइंट बचाए वो सारे के सारे पॉइंट्स डायरेक्टली अपनी स्पिरिट एट्रीब्यूट में एलोकेट कर दिए। जैसे ही मैंने पॉइंट्स एलोकेट किए मेरे दिमाग में एक बहुत ही भयंकर धमाका सा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मेंटल क्लैरिटी और फोकस 1000 गुना बढ़ गया है। मेरे आसपास की हर एक डिटेल मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही थी। मेरी स्पिरिट पावर अब पूरी तरह से मैक्स आउट हो चुकी थी। अब मैं किसी भी माइंड कंट्रोल मैजिक को इजीली ब्रेक कर सकता था। मैंने मूहोंग को बस्ती की सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया और अकेले ही अपने सेबर टूथ टाइगर पर बैठकर उस शन्नवी औरत के कैंप की तरफ निकल पड़ा। जब मैं उसके कैंप में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सारे आदमी और चीफ यू उस औरत के सामने गुलामों की तरह खड़े थे। वो शन्नवी औरत मुझे देखकर बहुत जोर से हंसी। उसने कहा कि तुम सच में बहुत बेवकूफ हो जो खुद चलकर मेरी मौत के जाल में आ गए। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी। उसने अपना वो कंकाल वाला स्कल मेरी तरफ किया और अपनी पूरी ताकत के साथ वो डरावनी पर्पल एनर्जी मेरे ऊपर फायर कर दी। वो मैजिकल एनर्जी किसी काले धुएं की तरह मेरे पास आई और मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगी, पर मेरा स्पिरिट लेवल अब नॉर्मल नहीं था। जैसे ही वो एनर्जी मेरे दिमाग से टकराई वो कांच की तरह टूटकर बिखर गई। मेरे मैक्स्ड आउट स्पिरिट स्टैट्स ने उसके माइंड कंट्रोल को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया था। वो औरत ये देखकर पूरी तरह से सदमे में चली गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके इस अल्टीमेट मैजिक को कैसे रेजिस्ट कर सकता है। उसने घबराकर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि मुझे पकड़ें, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता मैंने अपनी इनसेन एजिलिटी का यूज किया और सीधा उसके सामने पहुंच गया। मैंने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया और अपनी बोन नाइफ उसकी गर्दन पर रख दी। मैंने बहुत ही खतरनाक आवाज में उससे कहा कि तुम्हारा ये घटिया जादू मेरे सामने काम नहीं करेगा। मैंने कहा कि अब अपनी इस बकवास को बंद करो और चीफ यू को आजाद करो। वो शन्नवी औरत डर के मारे कांपने लगी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने अपनी जादुई पावर वापस ले ली और चीफ यू के साथ साथ मेरे सारे आदमियों का माइंड कंट्रोल टूट गया। चीफ यू होश में आई और मुझे वहां देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उस शन्नवी औरत को कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। उस औरत ने मेरी आंखों में देखा और अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि तुम मुझे मार दो, पर तुम ये नहीं जानते कि हम सबके ऊपर कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। उसने कहा कि वो दूसरे कबीलों को इसलिए गुलाम बना रही थी ताकि वो एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर सके। मैंने उससे पूछा कि उसे किस आर्मी से लड़ना है। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक बहुत ही विशाल और खूंखार कबीला है जिसका नाम मोची या डीमन टूथ ट्राइब है। उसने बताया कि उस ट्राइब में 1000 से भी ज्यादा खूंखार वॉरियर्स हैं और उनका लीडर शऊ एक बहुत ही दरिंदा और जालिम इंसान है। वो लोग सिर्फ खून बहाना और औरतों को लूटना जानते हैं। शन्नवी ने बताया कि शाऊ ने उसके कबीले को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने खुद को उसके हवाले नहीं किया तो वो इस पूरे इलाके को खत्म कर देगा। उसने कहा कि डीमन टूथ ट्राइब अब इस तरफ ही बढ़ रही है और कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। ये इन्फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। 1000 से ज्यादा वॉरियर्स की आर्मी का मतलब था टोटल डिस्ट्रक्शन। चीफ यू ये सुनकर पूरी तरह से पैनिक में आ गई, पर मैं कोई नॉर्मल प्रिमिटिव लीडर नहीं था। मेरे चेहरे पर डर की जगह एक बहुत ही खतरनाक स्माइल आ गई। मैंने शन्नवी औरत को छोड़ा और उससे कहा कि तुम बेवकूफ हो जो उन लोगों से डर रही हो। मैंने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो छोटी सी आर्मी उन्हें रोक पाती। मैंने उसे अपने साथ अपनी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन बेस में लेकर आया। जब मैं उसे अपनी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन बेस में लेकर आया तो वो वहां का डेवलपमेंट देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसने हमारी ऊंची लकड़ी की दीवारें, हमारे गोल्डन राइस के खेत, हमारे घुड़सवार वॉरियर्स और सबसे बढ़कर हमारे वो मैसिव ट्रेब्यूशेस देखे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कबीला इतना एडवांस्ड कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा कि जो शाऊ तुम्हें डरा रहा है मैं उसे इसी मैदान में कुचल कर रख दूंगा। मैंने उसे अपना मास्टर प्लान समझाया। मैंने शन्नवी से कहा कि तुम वापस उस शाऊ के पास जाओगी और नाटक करोगी कि तुम उसकी ताकत के आगे सरेंडर कर रही हो। तुम उसे बातों में उलझाकर हमारी इस टेरिटरी की तरफ लेकर आओगी। बाकी का काम मैं और मेरी आर्मी कर लेंगे। शन्नवी मेरी बातों से इतनी ज्यादा इंप्रेस थी कि वो तुरंत मेरे प्लान के लिए तैयार हो गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी पूरी आर्मी को वॉर मोड में डाल दी। मैंने अपने घुड़सवारों को आर्चरी की स्पेशल ट्रेनिंग दी। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे घोड़े की रफ्तार के साथ साथ परफेक्ट निशाना लगाया जाता है। ये हॉर्स आर्चरी इस प्रिमिटिव एरा में एक इनविंसिबल
पॉसिबल मिलिट्री टैक्टिक थी। मैंने मू होंग को ऑर्डर दिया कि ट्रेब्यूस सेट्स में बड़े पत्थरों की जगह आग के गोले फायर करने की तैयारी करो। हम उस डीमन टूथ ट्राइब को एक ऐसा सरप्राइज देने वाले थे जो उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया। मेरे स्काउट्स ने रिपोर्ट दी कि डीमन टूथ ट्राइब की आर्मी हमारी बस्ती की तरफ बढ़ रही है। मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था, जहां से नीचे का पूरा मैदान साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि सच में एक बहुत ही मैसिव आर्मी हमारी तरफ आ रही है। उनके वॉरियर्स के चेहरे पर खौफनाक पेंट था और उनके हाथों में भारी हथियार थे। सबसे आगे एक बहुत ही विशाल और मस्कुलर आदमी चल रहा था, जिसके गले में खोपड़ियों की माला थी। वो शाओ था। उसके बगल में शन नवी चल रही थी, जो उसे हमारे ट्रैप की तरफ लीड कर रही थी। शाओ बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि इस छोटे से कबीले को तो वो अपने पैरों तले रौंद देगा। शन नवी ने बहुत ही चालाकी से शाओ और उसकी आर्मी को उस संकरे और खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, जहां मेरे ट्रेब्यूसेट्स की रेंज बिल्कुल परफेक्ट थी। जैसे ही वो लोग उस किल जोन में पहुंचे, शन नवी वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर आ गई। शाओ को कुछ समझ नहीं आया। आसमान में एक बहुत ही खौफनाक नजारा था। मेरे दर्जनों ट्रेब्यूसेट्स ने एक साथ हवा में आग से धधकते हुए भारी पत्थर फायर कर दिए। वो आग के गोले उल्का पिंडों की तरह सीधा डीमन टूथ ट्राइब की आर्मी के बीच में जाकर गिरे। वहां भयंकर धमाके हुए और आग लग गई। शाओ की आर्मी में टोटल केओस फैल गया। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आसमान से आग कैसे बरस रही है। तभी शन नवी भागते हुए मेरे पास आई। शाओ भी उसके पीछे भागते हुए आया, पर तभी मेरी कैवलरी ने मैदान में एंट्री ली। शाओ ने पूछा कि आखिर मैं कौन हूं, और मैंने जवाब दिया कि मैं ही वो हूं जिसने ये प्लान बनाया है। शाओ फिर भी घमंडी था, लेकिन उसके एक अंडरलिंग ने आकर कहा कि शाओ का एरिया कुछ लोग नष्ट कर रहे हैं। मेरे रूलर ऑफ द लैंड लेवल 2 के बफ की वजह से मेरे वॉरियर्स की स्पीड और एक्यूरेसी अनमैच्ड थी। उन्होंने घोड़ों पर बैठे बैठे उन भागते हुए दुश्मनों पर तीरों की ऐसी बारिश की कि दुश्मन गाजर मूली की तरह कटकर जमीन पर गिरने लगे। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से में पूछा कि मैं आखिर कौन हूं। मैंने उसे स्मर्क करते हुए घूर कर देखा और जोर से बोला, मैं इस ट्राइब का बॉस हूं, और जिस औरत को तू अपने साथ लाया है वो मेरी औरत है। ये सुनते ही शू की मर्दानगी को सीधी चोट पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर हम पर हमला करना शुरू किया। इन्हें इनकी औकात दिखाना होगा, सबको मार डालूंगा, वो चिल्लाया। मैंने एरो का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने उस एरो को नाकाम कर दिया। मुझे कुछ देर के लिए लगा कि कैसे ये मुझे ओवरपावर कर रहा है। उसने अपना एक मैसिव पत्थर उठाया और मेरे सिर पर पूरी ताकत से वार किया, पर मैं तो अपने सारे स्टैट्स, पॉइंट्स, स्पिरिट और स्ट्रेंथ पे मैक्स आउट कर चुका था। मैंने बिना अपनी जगह से हिले अपनी बॉडी को हल्का सा साइड किया और उसके भारी अटैक को सिर्फ अपने नंगे हाथ से हवा में ही रोक लिया। फिर पीछे से शेन नवी ने अपनी जादू दिखाई और आखिरकार शू ढेर हो गया, और ऐसे ही हम वॉर जीत गए। शेन नवी मेरे पास आई और शर्माते हुए बोली कि क्या वो अब सच में मेरी औरत है। मैंने उससे कहा कि वो बस शू की टॉन्ट करने के लिए मैंने कहा था। ये सुनकर शेन नवी थोड़ी उदास हो गई। रात हो चुकी थी। पूरे बेस में इस अल्टीमेट एपिक विक्ट्री का सेलिब्रेशन चल रहा था। हमने मोची ट्राइब के उन हजारों बचे हुए लोगों को अपने ट्राइब में मिला लिया था, और अब हमारी वर्कफोर्स पहले से भी दोगुनी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी मू होंग शू क्यू के साथ काम पे निकल पड़ा। चीफ यू चलकर मेरे पास आई। उसने बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल आवाज में बोली कि लू याओ, मुझे अभी भी सब सपना लग रहा है। मैंने एक बहुत ही सुकून वाली स्माइल दी। मैंने उससे कॉन्फिडेंटली कहा कि चीफ यू, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आगे देखो, मैं इस पूरी दुनिया को कंप्लीटली कॉन्कर कर लूंगा, और मेरे राज में मेरी औकात और पावर्स बस इन्फिनिटली बढ़ती जाएंगी। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे कुछ महीने पहले वो लोग एक ठंडी और डार्क गुफा में भूख और ठंड से मरने वाले थे। उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, और अब मेरी वजह से वो इस पूरी प्रिमिटिव दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे सेफ एम्पायर हैं। चीफ यू भी मेरे और पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी उसके कंधे को सहलाया। शेन नवी तभी मेरे पास आई। उसने बड़ी ही शांति से मुझे बताया कि उसने सभी नए लोगों और कैप्टिव्स के लिए हाउसेज अरेंज कर दिए हैं, और अब मुझे और चीफ यू को आराम करना चाहिए। मैंने भी चीफ यू को कहा कि वो बहुत टाइम से कैप्टिव थे, इसलिए उसे रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन चीफ यू बड़ी ही शर्माते हुए मुझसे पूछा कि लू याओ, क्या आज रात हम दोनों एक साथ एक ही टेंट में सो सकते हैं? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने एक प्रिंस की तरह उसे कैरी किया और स्माइल की और कहा कि हाँ बिल्कुल, आज रात हम एक साथ आराम करेंगे। हम दोनों ने टेंट में आराम से रात बिताया। उसके बाद अचानक मेरे सामने हवा में सिस्टम का गोल्डन पैनल फ्लैश हुआ। उस पैनल पर लिखा था कि मैंने सक्सेसफुली ब्लड लाइन इनहेरिटेंस का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, और इस मैसिव अचीवमेंट के लिए सिस्टम ने मुझे सीधे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का इनसेन रिवॉर्ड दिया है। ये पॉइंट्स देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि सिस्टम इतनी आसानी से इतने सारे पॉइंट्स कैसे दे सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में मुझे अपना एम्पायर बढ़ाने के साथ साथ अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए? क्या
मुझे सच में अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करना चाहिए? मैंने अपने दिमाग में चल रहे इन सब अजीब ख्यालों को झटक दिया और डिसाइड किया कि अभी के लिए बस आराम करना ही बेस्ट होगा। अगली सुबह जब मैं बाहर आया तो शेन नवी अपना सामान बांधकर खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि क्या वो अपने शेन नवी ट्राइब को मेरे दाहुंग ट्राइब के साथ कंप्लीटली मर्ज करने के बारे में सोच रही है। मैंने उससे ऑफर दिया कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेगी तो उसके लोगों को कभी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अब जबकि मैंने उस हैवान शो को मारकर इस पूरे कॉन्टिनेंट को सेव कर दिया है तो वो अकेले ही अपने ट्राइब को लीड करेगी और अपने लोगों को इतना एडवांस बनाएगी कि वो दाहुंग ट्राइब को पीछे छोड़ देगी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी स्माइल की और मुझे थैंक यू कहा। उसने मुझे उस गोल्डन राइस की सीड्स और उस मैसिव आयरन माइंड का कंट्रोल देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम अपने ट्राइब पर लौट आए। चीफ यू मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि लुयाओ अब हमारे ट्राइब में लोगों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारा ये पुराना बेस इन सबको संभालने के लिए काफी नहीं है। मैंने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही, हमारी पॉपुलेशन अब लिटरली एक्सप्लोड हो चुकी है और अब टाइम आ गया है कि हम अपनी टेरिटरी को एक मैसिव लेवल पर एक्सपैंड करें। मैंने उसे समझाया कि अब हम सिर्फ घास फूस के टेंट्स और छोटी लकड़ी की वॉल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। मुझे इस प्रिमिटिव वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज करना था। मैंने तुरंत अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वर्कर्स को इकट्ठा किया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैंने लकड़ियों और जानवरों की खाल का यूज करके एक बड़ा सा एयर ब्लोअर यानी बेलोस तैयार किया। जब मू होंग और बाकी लोगों ने इस अजीब से वुडन बॉक्स को देखा तो वो कंप्लीटली कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि ये बेलोस है। मैंने उन्हें बताया कि आग को एक एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ले जाने के लिए सिर्फ लकड़ी जलाना काफी नहीं होता, बल्कि उसमें लगातार और फोर्स के साथ हवा पंप करनी पड़ती है। तभी हमारा फर्नेस उस लेवल तक पहुंचेगा जहां हम आयन को पिघला सकें। मैंने सबको ये काम सिखाने का डिसीजन लिया। मैंने अपने हाथों से उस बेलोस के हैंडल को पुश और पुल करना शुरू किया। जैसे जैसे हवा फर्नेस के अंदर जाती, आग की लपटें भयंकर रूप लेने लगी। कुछ ही देर में उस फर्नेस के नीचे से बिल्कुल प्योर और चमकता हुआ लिक्विड आयन बाहर निकलने लगा। ये देखकर वहां खड़े हर एक डाहुआंग वॉरियर की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना ग्लोइंग और लिक्विड मेटल नहीं देखा था। पर मेरा प्लान सिर्फ आयन तक लिमिटेड नहीं था। मैंने उन्हें मिट्टी के सांचे दिखाए और उन्हें बताया कि हम इस आग का यूज करके सिर्फ आयन ही नहीं बल्कि मिट्टी को पकाकर मजबूत ब्रिक्स भी बनाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि ये ब्रिक्स हमारी नई हाउसेज और एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस वॉल बनाने के काम आएंगे। चीफ यू और मू होंग पूरी तरह से अमेज्ड हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें मेरा प्लान समझाया। पर इतने बड़े एम्पायर को स्मूथली और बिना किसी प्रॉब्लम के चलाने के लिए मुझे एक बहुत ही प्रॉपर और स्ट्रिक्ट सिस्टम चाहिए था। मैंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़े मैदान में बुलाया। मैंने एक बहुत ही अल्फा और कमांडिंग वॉइस में सबके सामने अनाउंस किया कि आज से हमारी ट्राइब के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। मैंने हजारों लोगों को उनकी स्ट्रेंथ और स्किल्स के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिक टीम्स में डिवाइड कर दिया। मैंने एक टीम को सिर्फ गैदरिंग का काम दिया, जिनका मिशन था जंगलों के बहुत अंदर तक जाना और वहां से फल, लकड़ियां और काम की जड़ी बूटियां लाना। दूसरी टीम को मैंने हंटिंग और स्काउटिंग का काम दिया, जो हमारे लिए गोश्त लाएंगे और दुश्मनों पर नजर रखेंगे। तीसरी टीम को मैंने फार्मिंग में लगा दिया ताकि हमारी गोल्डन राइस की फसल हमेशा हरी भरी रहे और कोई भूखा ना सोए। चौथी टीम को मैंने माइनिंग और आयन स्मेल्टिंग का भारी काम सौंपा और आखिरी टीम को मैंने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, जो नए घर और रास्ते बनाएंगे। इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारी ट्राइब की एफिशिएंसी लिटरली 1000 गुना बढ़ गई थी। हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। पर मेरे दिमाग में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जो फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल थी। मैं अपनी झोपड़ी के बाहर आराम से बैठा हुआ था और मेरे हाथ में एक जली हुई काली पत्थर थी। मैं उस पत्थर से एक बहुत बड़े पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बना रहा था। चीफ यू मेरे पास आई और उसने बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखकर पूछा कि लुयाओ, तुम ये क्या कर रहे हो और ये आड़ी टेढ़ी लकीरें क्या है? मैंने उस पत्थर पर बने हुए निशान की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि ये कोई मामूली लकीरें नहीं है चीफ यू। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि इंसान की मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है और वो चीजें भूल जाता है, पर अगर हम अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स के फॉर्म में पत्थरों या खालों पर लिख लें तो वो हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी और आने वाली जनरेशंस तक इजीली पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये एक वर्ड है जिसका मतलब है फायर। मैंने कहा कि इसे राइटिंग कहते हैं और ये सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल निशानी है। चीफ यू मेरी इस बात से इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई, तभी मैंने ऐलान किया कि मैं इस समझ को आयन एज में लीड करूंगा। बाद में मैं कबीले की तरफ लौटा। मू होंग मेरे पास भागता हुआ आया और उसने बहुत ही शानदार लोहे की कुल्हाड़ी और एक बहुत ही शार्प लोहे की तलवार बनाया था। उसने पूरे जोश के साथ मुझे वो वेपन्स दिखाए और कहा कि बॉस, हमारे ब्लैकस्मिथ्स ने फाइनली लोहे के प्रॉपर वेपन्स और फार्मिंग टूल्स भारी मात्रा में बना लिए हैं। मैंने उन हथियारों को अपने हाथ में लेकर बहुत ही ध्यान से चेक किया। वो सच में बहुत ही ज्यादा शार्प, डेडली और वेल बैलेंस थे। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये नए लोहे के हथियार सबसे पहले उन वॉरियर्स को दिए जाएं जिन्होंने पिछली जंगों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये देखकर बस्ती के बाकी आदमियों में एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन और जलन आ गई। वो सब भी अब ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि उन्हें भी वो चमक चमाते हुए लोहे के वेपन्स मिल सके।
सके। पर मू होंग ने मुझे एक बहुत ही बुरी खबर भी दी। उसने परेशान होकर कहा कि बॉस, हमारी आयरन ओर की खदान ऑलमोस्ट पूरी तरह से खाली हो चुकी है और अब हमारे पास नए वेपन्स बनाने के लिए लोहा बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये सुनकर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। इतने बड़े एम्पायर के लिए सिर्फ एक खदान काफी नहीं थी, मुझे और रिसोर्सेज चाहिए थे, और वो रिसोर्सेज इस जमीन पर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों में एक बहुत ही वाइल्ड और एडवेंचरस चमक के साथ विशाल समुद्र की तरफ देखा जो हमारी बस्ती से कुछ ही दूरी पर था। मैंने मू होंग से कहा कि लोहा यहाँ खत्म हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं। मैंने उसे एक बहुत ही मैसिव वुडन शिप का ब्लूप्रिंट दिखाया जो मैंने खुद डिजाइन किया था। वो ब्लूप्रिंट देखकर चीफ यू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी इतनी बड़ी नाव नहीं देखी थी। मैंने उसे बहुत ही टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम एक ऐसा जायंट शिप बनाएंगे जो समंदर की भयंकर लहरों और तूफानों को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सके। मैंने कहा कि हम समंदर के पार जाएंगे और दूसरे अनजान आइलैंड्स पर रहने वाले कबीलों से ट्रेड करेंगे। चीफ यू समंदर का नाम सुनते ही डरते हुए कहा कि लुयाओ, समंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहां जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। पर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर था। मैंने उसे एश्योरेंस दिया कि मेरा डिजाइन किया हुआ शिप कभी नहीं डूबेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही धीरे से बताया कि मैं एक और बहुत ही खतरनाक और टॉप सीक्रेट वेपन पे काम कर रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैंने जानवरों की चर्बी से जो ऑयल और केमिकल्स निकाले हैं उनसे मैं डायनामाइट बना रहा हूं। मैंने कहा कि ये डायनामाइट एक ऐसा जालिम और एक्सप्लोसिव हथियार होगा जो एक ही धमाके में पूरे के पूरे पहाड़ को उड़ा सकता है। महीनों की कड़ी मेहनत और हजारों लोगों के पसीने के बाद फाइनली हमारा वो मैसिव वुडन शिप समंदर के किनारे बनकर पूरी तरह से तैयार खड़ा था। वो शिप सच में किसी पानी पर तैरते हुए बहुत बड़े महल जैसा लग रहा था। मैंने बस्ती के सबसे फिजिकली स्ट्रांग और ब्रेव वॉरियर्स को सिलेक्ट किया और उन्हें अपने साथ शिप पर सवार होने का ऑर्डर दिया। मैंने चीफ यू और शेन नवी को बस्ती की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी और अपने सेबर टूथ टाइगर शाओ बाई को भी अपने साथ शिप पर चढ़ा लिया, क्योंकि मुझे किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार रहना था। हमने अपनी भारी पतवारें खोलीं और समंदर की उन खूंखार और ऊंची लहरों पर अपनी एपिक जर्नी शुरू कर दी। हवा बहुत तेज थी और समंदर का नमकीन पानी हमारे चेहरों पर बहुत जोरों से टकरा रहा था। मेरे वॉरियर्स शुरुआत में पानी को देखकर थोड़े डरे हुए थे, पर धीरे धीरे उन्हें इस सफर में मजा आने लगा। कई दिनों की लगातार सेलिंग के बाद फाइनली हमारे शिप के टॉप पर बैठे हुए स्काउट्स ने जोर से चिल्लाकर अलर्ट किया कि उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। मैंने तुरंत शिप को उस आइलैंड के किनारे लगाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही हम उस आइलैंड पर उतरे, वहां के लोकल प्रिमिटिव लोग अपने पत्थर के भालों और तीरों के साथ हमारे सामने आ गए। वो लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और डरे हुए लग रहे थे। उनका लीडर आगे आया और उसने गुस्से में चिल्लाकर अपनी अजीब सी भाषा में पूछा कि हम लोग कौन हैं और उनके आइलैंड पर क्या करने आए हैं। उसने धमकी दी कि अगर हम एक कदम भी आगे बढ़े तो वो हमें वहीं मार देंगे। मेरे वॉरियर्स भी लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गए, पर मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया। मुझे यहाँ खून नहीं बहाना था, मुझे ट्रेड करना था और अपना दिमाग यूज करना था। मैंने अपने आदमियों से वो खूबसूरत मिट्टी के बने हुए क्ले पॉट्स मंगवाए जो हमने बनाए थे। मैंने उस लीडर को वो बर्तन दिखाए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम दुश्मन नहीं हैं। मैंने उसे समझाया कि ये जादुई बर्तन हैं जिनमें वो पानी उबाल सकते हैं और अपना गोश्त आराम से पका सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कच्चा खाना और गंदा पानी पीने से भयंकर बीमारियां होती हैं, पर इन बर्तनों का इस्तेमाल करके उनके कबीले के लोग लंबी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। उस लीडर ने उन बर्तनों को बहुत ही हैरानी से देखा। उनके लिए ये सच में एक एलियन टेक्नोलॉजी थी। उसने लालच में आकर पूछा कि हमें इन बर्तनों के बदले क्या चाहिए। मेरी नजर उनके आइलैंड पर पड़े हुए कुछ अजीब से रंग के भारी पत्थरों पर गई। ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, बल्कि ये इम्प्योर आयरन ओर है जिसमें तांबा और रियल गार यानी सल्फर जैसी बहुत ही कीमती चीजें मिक्स हैं। ये मेरे लिए एक एब्सोल्यूट जैकपॉट था। सल्फर का मतलब था कि अब मैं अपना डायनामाइट इजीली और बहुत ही पावर के साथ बना सकता था। मैंने उस लीडर से कहा कि हमें बस ये बेकार पत्थर दे दो और ये जादुई बर्तन ले लो। वो लीडर खुशी खुशी मान गया, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ कूड़ा दे रहा था। हमने सक्सेसफुली अपनी पहली मैरिटाइम ट्रेड कंप्लीट कर ली थी। तभी सिस्टम का गोल्डन पैनल फ्लैश हुआ और मुझे इस पहली सक्सेसफुल सी ट्रेडिंग के लिए पूरे 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का शानदार रिवॉर्ड मिल गया। मैं खुशी से झूम रहा था। मैंने एक जानवर की खाल का टुकड़ा लिया और उस आइलैंड की लोकेशन को एक मैप पर ड्रॉ कर लिया। मैं एक पूरी नेवल ट्रेड रूट एस्टैब्लिश कर रहा था। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम उस आइलैंड से बहुत सारा आयरन ओर और सल्फर लेकर आगे बढ़ गए। कई और छोटे छोटे आइलैंड्स पर हमने ट्रेड किया और अपना मैप तैयार किया। फाइनली कई दिनों की लगातार सेलिंग के बाद हम एक बहुत ही बड़े और खौफनाक दिखने वाले आइलैंड पर पहुंचे। ये आइलैंड बाकी सबसे बहुत अलग और मनहूस लग रहा था। यहाँ के पेड़ों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक बहुत ही गंदी सी सड़ंद थी। जैसे ही हम समंदर के किनारे उतरे, मेरे वॉरियर्स के पैरों के नीचे कुछ अजीब सी चीजें टकराईं। हमने नीचे देखा तो वो इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां थी। पूरा किनारा इंसानी कंकालों से भरा हुआ था। ये भयानक नजारा देखकर मेरे वॉरियर्स के पसीने छूट गए। मू होंग ने घबराते हुए कहा कि बॉस, ये जगह बहुत ही डरावनी है।
मुझे लगता है कि ये किसी कैनिबल ट्राइब यानी नरभक्षी कबीले का आइलैंड है। वो लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। मैंने उसे शांत रहने को कहा। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मैं अपनी पूरी फोर्स और अपने सेबर टूथ टाइगर शाओबाई के साथ उस आइलैंड के अंदर वाले घने जंगल में घुस। कुछ ही दूर जाने पर हमने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी आग जल रही और कुछ खूंखार दिखने वाले प्रिमिटिव लोग एक बूढ़े आदमी को रस्सियों से बांधकर उस आग के पास ला रहे थे। वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि इस दुश्मन को भून कर खाएंगे। वो बूढ़ा आदमी डर के मारे चीख रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैं बिना डरे सीधा उन कैनिबल्स के सामने पहुंच गया। मुझे देखकर वो सब पूरी तरह से चौंक गए। उनका लीडर आगे आया और उसने अपनी खून से सनी हुई कुल्हाड़ी मेरी तरफ करके कहा कि तुम लोग कौन हो जो हमारा शिकार छीनने आए हो। उसने कहा कि तुम लोग भी सिर्फ हमारे लिए गोश्त हो और आज रात हम तुम्हारी भी दावत उड़ाएंगे। मैंने एक बहुत ही अल्फा और कोल्ड स्माइल के साथ उसे देखा। मैंने कहा कि हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि ट्रेड करने आए हैं। मैंने कहा कि हमें तुम्हारे वेपन और रिसोर्सेज चाहिए और बदले में हम तुम्हें काम की चीजें देंगे। उस कैनिबल लीडर ने बहुत ही घमंड से कहा कि उन्हें सिर्फ इंसानों का गोश्त चाहिए और कुछ नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी जो बंधा हुआ था उसने मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाया कि वो कोई कैनिबल नहीं है। उसने रोते हुए कहा कि उसका कबीला इन दरिंदों ने तबाह कर दिया था और उसे जिंदा पकड़ लिया था क्योंकि वो नए नए टूल्स और हथियार बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। उसने कहा कि वो एक इन्वेंटर है। ये सुनकर मेरा मॉडर्न दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। एक प्रिमिटिव इन्वेंटर मेरे एम्पायर के लिए बहुत काम आ सकता था। मैंने उस कैनिबल लीडर से कहा कि मैं ट्रेड करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा कि मैं अपने कुछ आदमियों को तुम्हारे कबीले में भेजूंगा ताकि वो देख सकें कि तुम लोग सच में ट्रेड के लायक हो या नहीं। वो लीडर अपनी खौफनाक हंसी हंसते हुए मान गया, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने उस बूढ़े इन्वेंटर को अपने साथ शिप पर चलने को कहा ताकि वो हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब की असली ताकत देख सके। हम उस बूढ़े इन्वेंटर को लेकर अपनी बस्ती वापस आ गए। जब वो बूढ़ा इंसान हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ छोटी छोटी झोपड़ियां और जंगली जानवर देखे थे, पर यहाँ उसे विशाल पक्की दीवारें, लोहे के हथियार पकड़े हुए गार्ड्स, गोल्डन राइस के लहराते हुए खेत और वो मैसिव ट्रेब्यूशेट्स दिखाई दी। वो लिटरली सदमे में था। उसने कांपते हुए हाथों से एक पक्की ईंट को छुआ और रोने लगा। उसने कहा कि ये कोई इंसानी बस्ती नहीं हो सकती, ये पक्का किसी भगवान का बनाया हुआ शहर है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे वो जानवरों की खाल दिखाई जिस पर मैंने हानजी यानी चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि ये राइटिंग है और इससे हम अपनी पूरी नॉलेज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी वो रिटन वर्ड्स देखकर पूरी तरह से टूट गया। उसने मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ छोटे मोटे टूल्स बनाता रहा, पर मेरी ये राइटिंग इन्वेंशन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बॉस, मुझे वापस उस नरभक्षी कबीले के पास मत भेजिए, मुझे यहीं अपनी गुलामी में रख लीजिए। मैं आपकी सारी नॉलेज को इन पत्थरों और खालों पर लिखने का काम करूंगा। मैं आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करूंगा। उसकी ये डिवोशन देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। मैंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि आज से तुम मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के चीफ हिस्टोरियन हो। पर मैंने उसे एक बहुत ही सीरियस लुक दिया। मैंने कहा कि तुम्हें एक बार वापस उस कैनिबल आइलैंड पर जाना होगा। तुम्हें जाकर उस कैनिबल लीडर को बताना होगा कि हमारी बस्ती कितनी ज्यादा अमीर और ताकतवर है। तुम्हें उनके अंदर लालच पैदा करना होगा ताकि वो खुद चलकर हमारे ट्रैप में आए। वो बूढ़ा आदमी मेरा प्लान समझ गया और उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर हिलाया। वो मेरे एम्पायर के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। कुछ दिनों बाद हम उस बूढ़े आदमी को लेकर वापस उस कैनिबल आइलैंड के किनारे पर पहुंचे। हमने अपना शिप किनारे पर खड़ा कर दिया। वो बूढ़ा आदमी उस कैनिबल लीडर के पास गया और उसने मेरी सिखाई हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेज, खाना और हथियार हैं। ये सुनते ही उस कैनिबल लीडर की आंखों में लालच और खून सवार हो गया। उसने अपनी पूरी खूंखार आर्मी को इकट्ठा किया और जंगल से बाहर समंदर के किनारे की तरफ दौड़ा। उसका प्लान था कि वो हम सबको मारकर खा जाएगा और हमारा वो विशाल शिप और सारा खजाना लूट लेगा। वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। जब उसकी आर्मी समंदर के किनारे पहुंची तो उन्होंने देखा कि हम सिर्फ मुट्ठी भर लोग वहां खड़े थे। कैनिबल लीडर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने आदमियों को हम पर टूट पड़ने का ऑर्डर दिया। वो जंगली भेड़ियों की तरह हमारी तरफ भागते हुए आए, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे हो रहा था। मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। मेरा रूलर ऑफ द लैंड लेवल 2 बफ पूरी तरह से एक्टिव था। मेरे वॉरियर्स के शरीर में एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड दौड़ रही थी। मैंने सिर्फ एक इशारा किया और मेरे वॉरियर्स ने अपने लोहे के हथियारों के साथ उन कैनिबल्स पर काउंटर अटैक कर दिया। बॉस, वो लड़ाई नहीं थी, वो एक तरफा स्लॉटर था। मेरे बफ्ड वॉरियर्स ने उन नरभक्षियों को हवा में उछाल उछाल कर मारना शुरू कर दिया। उनके प्रिमिटिव हथियार हमारे लोहे के वेपन्स के सामने तिनके की तरह टूट रहे थे। कुछ ही मिनटों में समंदर का किनारा उन कैनिबल्स की लाशों से भर गया। उनका लीडर ये भयानक तबाही देखकर पूरी तरह से सदमे में चला गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे कुछ वॉरियर्स उसकी पूरी खूंखार आर्मी को कैसे काट रहे हैं। अपने आदमियों को इस तरह मरता देख वो कैनिबल लीडर गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। वो सच में एक बहुत ही जायंट और मस्कुलर मॉन्स्टर था। उसने अपनी भारी और नुकीली भाला उठाई और पूरी ताकत के साथ मेरी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में खून सवार था। मूहोंग ने चिल्लाकर मुझे अलर्ट किया कि बॉस, वो लीडर बहुत खतरनाक है, बच के रहना। मैंने बहुत ही कामली अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। नेम लू याओ, स्ट्रेंथ 64,
एजिलिटी 14, डिफेंस 10, स्पिरिट 113। मेरे पास जितने भी स्टैट्स पॉइंट्स थे मैंने वो सारे के सारे डायरेक्टली अपनी डिफेंस एट्रीब्यूट में एलोकेट कर दी। मेरी मसल्स और मेरी स्किन अचानक से किसी अनब्रेकेबल स्टील की तरह सख्त हो गई। वो कैनिबल लीडर अपनी पूरी ताकत के साथ वो नुकीली भाला सीधा मेरी छाती पर दे मारी, पर जैसे ही वो भाला मेरी स्किन से टकराया वो भाला वहीं से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वो लीडर धक्के से पीछे गिरा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान बिना आर्मर के इतने भयानक वार को कैसे रोक सकता है। वो डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली तबाही क्या होती है। मैंने अपनी कमर से वो डायनामाइट का बंडल निकाला जो मैंने सल्फर और एनिमल फैट से बनाया था। मैंने अपनी उंगलियों से फायर स्पेल एक्टिवेट किया और उस डायनामाइट की रस्सी को आग लगा दी। वो रस्सी फुसफुसाते हुए जलने लगी। मैंने वो डायनामाइट का बंडल पूरी ताकत से उन बचे हुए कैनिबल्स के बीच में फेंक दिया। अगले ही सेकंड एक ऐसा भयंकर और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि पूरा आइलैंड हिल गया। आग की एक बहुत बड़ी मशरूम क्लाउड हवा में उठी और वहां मौजूद सारे के सारे दुश्मन हवा में उड़कर चीथड़े चीथड़े हो गए। वो खौफनाक धमाका देखकर जो कुछ कैनिबल जिंदा बच गए थे उनकी रूह कांप गई। उन्होंने अपने सारे हथियार जमीन पर फेंक दिए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमने उन सबको पकड़ लिया और शिप में लाकर हम उनको हमारी ट्राइब में ले जा रहे थे। वो लोग रो पड़े कि प्रिमिटिव रूल्स के हिसाब से उनका मरना तय है। म्यू हॉम ने अपनी लोहे की तलवार निकाली और गुस्से में कहा कि बॉस, ये बूढ़ा आदमी ही धोखेबाज है। इन नरभक्षियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हमें इन्हें भी इसी वक्त मार देना चाहिए। ये बोलकर उसने हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे रोका। मैंने उन कैदियों को देखा। मैंने कहा कि मरे हुए लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब बहुत तेजी से फैल रही है और हमें अपने खेतों में काम करने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए और नए शहर बसाने के लिए बहुत सारे मजबूत मजदूरों की जरूरत है। मैंने डिक्लेयर किया कि आज से ये खूंखार नरभक्षी सिर्फ हमारे गुलाम हैं और इनकी पूरी जिंदगी हमारे एम्पायर को बनाने में खर्च होगी। हम सब जब ट्राइब लौटे तब सब ने काम स्टार्ट कर दिया। चीफ यू प्यार से मेरे कंधों में आ पड़ी और कहा, तुम सच में लाजवाब हो, इतने सारे लोगों को काम में ले लिया। वो बहुत खुश थी। बाद में मैंने उस बूढ़े को कहा कि अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें मेरी इस जीत को, मेरे इस एम्पायर के बनने की पूरी कहानी को उन पत्थरों और खालों पर अपने लिखे हुए शब्दों में हमेशा के लिए दर्ज करना है। वो बूढ़ा इंसान रोते हुए मेरे सामने झुक गया और उसने कहा कि बॉस, मैं आपकी इस महान हिस्ट्री को अपनी आखिरी सांस तक रिकॉर्ड करूंगा। मैं चीफ यू के साथ था और आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने एक ठंडी गुफा से शुरुआत की थी और आज मैं इस पूरी प्रिमिटिव वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्परर बन चुका था। मेरा सिस्टम मुझे अभी और भी बहुत सारी पावर्स देने वाला है और आज लू याओ इस प्रिमिटिव वर्ल्ड का एब्सोल्यूट गॉड बन चुका था और ये तो बस शुरुआत थी।